मैं हूँ प्रार्थना बहरे। हाय, मैं हूँ पुष्कर जोग। हाय, मैं हूँ सोनाली कुलकर्णी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नहीं, टीचर तो अभी क्या बताऊं यार। इट्स अबाउट कंटेंट। लोगों को आजकल लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेगा धाड़े है यार। वो तो शी इज अ डेयर डेविल। बहुत उनके लिए वो फॉर्मेट बना है। आप तीनों का स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू। टी एनी टी का ट्रेलर देखा हमने। ट्रेलर काफी अच्छा है, मजेदार है, रॉम कॉमेडी है। तो बताइए कुछ अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में। कैसा है कैरेक्टर? काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, जी, ये एक अर्बन रोमांटिक कॉमेडी है जो मराठी में बहुत कम बनते हैं। ये फिल्म में मैंने एक्टिंग भी की है और इस फिल्म को मैंने को प्रोड्यूस भी किया है। इसका रीज़न ये था कि मैं बचपन से ही मैं रोमांटिक कॉमेडीज़ का फ़ैन रहा हूँ, यशराज पिक्चर्स का फ़ैन रहा हूँ। और जिस तरह के फिल्म सैफ अली खान या शाहरुख खान करते हैं रोमांटिक कॉमेडीज़, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे भी ये ट्राई करना था एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, कि मराठी में एक जॉनर कभी होता नहीं है। तो मैं मिला ये इस फिल्म की डायरेक्टर से, मृणाल कुलकर्णी, जिनके साथ में किसी और प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला था, बट वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैम, क्या हम रोमांटिक कॉमेडी कर सकते हैं? तो इवन शी गॉट एक्साइटेड। शी सेड, ओ लाइक आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने हाँ बोला। और फिर उनके घर में ही एक राइटर था, उनका बेटा विराजेश कुलकर्णी, जो वेस्टर्नवुड से पास आउट होके उसने उसके बाद लिखना कमर्शियली शुरू किया है। तो उसकी ये फर्स्ट कमर्शियल फिल्म है। तो उसने लिखना शुरू किया इस स्टोरी को एंड काफ़ी डिस्कशंस हुए, उसके किस्से, मेरे किस्से, बहुत एक्सचेंज हुए। और फिर एक बहुत अच्छा एक कंटेंट डेवलप होता हुआ दिखा मुझे। फिर हम लोग ढूंढ रहे थे मेरे टी एंड टी को, जो कि आप देख रहे हैं मराठी के स्टार्स हैं, सोनाली और प्रार्थना। और कंटेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इसको लंदन में शूट किया है तो अच्छी होगी फिल्म, ऐसा नहीं है। कंटेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। 8 मार्च को रिलीज़ है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसको लेके, क्योंकि ये जॉनर मराठी ऑडियंस के लिए नया है और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेप्ट करे इस जॉनर को। और महाराष्ट्रन यूथ जो है वो जाके ये पिक्चर देखे और ऐसे फिल्म्स बने लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे अच्छे कंटेंट के साथ। लोकेशन, प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रैंडर, ये सब एक हम लोग भी हिंदी जैसा कुछ बना सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये एक मेरे साइड से एक कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं। तो हम तीनों भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 8 मार्च। टी एन टी फिल्म का नाम है। आपने जो बोला टी एन टी, नॉट इट्स टी नहीं, इट्स टी। मराठी में उसको ती बोलते हैं। सो टी एन टी मतलब वो और वो, ये लड़की और वो लड़की, या इधर ये लड़की है उधर वो लड़की, ऐसी फिल्म की स्टोरी है। सो अनय पंडित इसके कैरेक्टर का नाम है और इसकी शादी हो जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है जब इन दोनों की शादी होती है। जिससे शादी होती है उस लड़की का नाम है सई, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। और शादी करके वो दोनों हनीमून पे जाते हैं। और जब हनीमून पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाके अनय को पता चलता है कि उसे उसका चाइल्डहुड प्यार एयरपोर्ट पे दिखा, जिसको वो बचपन में प्यार करता था और वो उसका क्रश था और बचपन से उसकी ड्रीम गर्ल थी। और अचानक से वो ड्रीम गर्ल उसे एयरपोर्ट पर दिखती है। तब उसे लगता है कि शायद ये भगवान का कोई तो भी ये है मेरे लिए, कि इसको भेजा है। मतलब मेरी अभी तक शादी हुई है लेकिन अभी हमने हनीमून शुरू नहीं किया है और इससे पहले ही मुझे ये मिली है, मतलब कुछ तो भी भगवान का इशारा है, मेरी इसके साथ ही जमने वाली है। और फिर वो हनीमून में कैसे अपनी बीवी के साथ और अपनी क्रश के साथ समय बिताता है और उस चक्कर में क्या क्या होता है, ये फिल्म का सब्जेक्ट है। मेरा कैरेक्टर सई का है। सई ये लड़की, अगर इसकी बात, ये कैरेक्टर की बात करें तो आई थिंक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही इंटेलिजेंट, उसको पता है उसे लाइफ में क्या चाहिए और वो डिसीजन मेकर है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ऐसी लड़की है। ऐसा नहीं है कि दो लड़कियां दिखाई है तो दोनों जो बीवी है वो बहुत ही ऐसी जाहिल सी, गंवार सी ऐसी है, या फिर जो जिसके साथ शादी हो रही है बहुत ही ओवर स्मार्ट या फिर बहुत ही फ्लैम्बॉइश है। हाँ, फ्लैम्बॉइश है, लेकिन दोनों के अपने अपने डिसीजन है, दोनों अपने अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़कियां हैं। सो ऐसे जब दो
डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़कियों में एक लड़का फंस जाता है तो उसके बाद उसकी हालत क्या होती है, ये इस फिल्म में दिखाई है। और जो आज की यूथ की फिल्म है, यानी इसमें जो कन्फ्यूजन दिखाया है एक लड़के का कि ये चाहिए या वो चाहिए, आई थिंक ये सारे लड़कों का होता है। और मैं बोलती हूँ लड़कों का नहीं, इस जनरेशन में उन लड़कियों का भी प्रॉब्लम्स है कि आज भी उन्हें शादी करने के बाद भी नहीं पता चलता कि हमने जिससे शादी की है वो करेक्ट है या फिर मुझे जो लड़का अच्छा लगता था वो करेक्ट है। तो ये हर वो ती और ती की या फिर हर वो और वो की कहानी है जो इस जनरेशन के है और सबसे जुड़ी हुई है। तो ऐसा मेरा कैरेक्टर है। नाउ सोनाली। मैं इस फिल्म में उस लड़की का किरदार निभा रही हूँ जो हर एक लड़के की ड्रीम गर्ल होती है। एक ऐसी लड़की जो आपका क्रश होती है बचपन से। आप बचपन से अगर पहली बार किसी से प्यार वाली फीलिंग होती है तो वो उस लड़की से होती है, लेकिन वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलती। तो अनय पंडित ने पूरी होप्स छोड़ दी है कि ये लड़की मुझे भी कभी नहीं मिलने वाली, ना मैं इसे कभी दोबारा देखूँगा। और वो डिसाइड कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेता हूँ। तो शादी के बाद जैसे ही वो लंदन पहुँचता है तो ये लड़की सामने आ जाती है। इतने सालों में जो नहीं हुआ वो अब हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, ऐसा उसको लगता है और वो उस रीज़न को चेज़ कर रहा है। द फिल्म इज़ वेयर ऑल थ्री ऑफ अस आर टुगेदर इन लंदन। और ये घर वाली बाहर वाली स्टोरी बिल्कुल नहीं है। अगर प्रोमो देख के आपको लगा होगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हाँ घर वाली बाहर वाली टिपिकल स्टोरी होगी, तो ये ऐसी नहीं है। क्योंकि घर वाली स्टूपिड डम लड़की नहीं है और बाहर वाली को तो पता नहीं चल रहा है क्या, ऐसा नहीं है। शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। The character that I'm playing, Priyanka, she eventually gets to know that he is married, but उसका क्या decision है, क्या choices है, वो obviously आपको फिल्म में पता चलेंगे। और बीवी भी जो दिखाई है वो भी strong headed है, उसका अपना एक opinion है। So all three characters are very sorted actually। अनय का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ज़िंदगी भर जो सपना देखा है वो अब रियल होने जा रहा है, तो रियलिटी और सपना में वो कैसे अटका हुआ है, कैसे फेस करेगा वो उसको समझ नहीं आ रहा है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट रिलेटेबल टू एवरी ह्यूमन बींग। हर किसी के सपने का एक कोई ड्रीम मैन, आइडियल वुमन, आइडियल हस्बैंड, आइडियल गर्ल, आइडियल ड्रीम गर्ल, ऐसे सबकी कोई ना कोई होती है, सबका कोई ना कोई होता है। बहुत से लोग रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिल्मों का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ पे कि सबको ऐसे लगता है कि यार उस पिक्चर में देखा था ना, वो वैसा वाला रोमांस मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई शाहरुख खान जैसा पति मुझे भी मिले, लेकिन अगर शाहरुख खान नहीं मिले तो कोई और अगर मिल जाए तो फिर वो रियलिटी हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ अ फिल्म, सो इट्स नॉट द टिपिकल ट्रायंगल दैट वी सी। इट्स अ डिफरेंट फिल्म, येट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। अच्छा, आप लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं और रियल लाइफ में क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर आप बता सकते हैं। अनय या मेरा किरदार सेम ही है जैसा मैं हूँ। मैं वैसा ही हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन उस कंफ्यूजन में एक इनोसेंस है, एक क्यूटनेस है। तो वो नॉटी नहीं है, वो बेचारा है, हार्मलेस है। हाँ, हार्मलेस। तो मैं रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ, हार्मलेस हूँ एंड इनोसेंट तो हूँ ही। वो तो लगता ही है शायद। हाँ, वो तो सेम ही है, मेरा किरदार तो सेम है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मैं कहूँगी कि बहुत सारे क्वालिटीज़ मिलती है लेकिन बहुत सारी नहीं मिलती है। जो नहीं मिलती है उसमें से ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई है। मैं इतनी भी सुलझी हुई नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है, उसके अपने अपने डिसीजंस जो है वो बहुत अच्छे से लेती है, उसे पता है उसे लाइफ में क्या चाहिए। उतनी हद तक मैं प्रैक्टिकल नहीं है, उतने हद तक मैंने लाइफ में डिसीजंस लेने अभी तक सीखे नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही जैसा बनूँ। रियल लाइफ में एक्चुअली सही जैसी लड़की मिली तो मैं कहूँगी कि मुझे यही ती चाहिए थी और मुझे भी ऐसी ही ती बनना है। सो आई एम ट्राइंग टू बी लाइक सही। सो कोशिश कर रही हूँ कि सही जैसी बनूँ। अब इस फिल्म से एक्चुअली जनरली ऐसे होता है कि हीरो हीरोइंस जब अपना कोई कैरेक्टर करते हैं तो वो कैरेक्टर को रिलेट करते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं वो जो कैरेक्टर है उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। सो या सोनाली, मेरी 50-50 है। बहुत हद तक प्रियंका जैसी हूँ, ट्रैवलर हूँ, एक्सप्लोरर हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है लाइफ में, अपनी ज़िंदगी अपने डिसीजंस अपने टर्म्स पर जीती हूँ। ट्रैवलर हूँ इसलिए एडवेंचरस भी हूँ, तो स्काई डाइविंग का शौक़ है मुझे भी और प्रियंका को भी। जो सिमिलैरिटीज़ नहीं है, जो अलग है वो ये है कि बिकॉज उसकी ज़िंदगी में बहुत
कम उम्र में, जब वो बचपन में ही उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, इसीलिए उसका रिलेशनशिप्स में, कमिटमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ों में विश्वास नहीं है, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत मैटर करता है, उससे आपकी जो वैल्यूज़ है वो उससे उसके ऊपर निर्भर करती है। तो थोड़ी सी प्रियंका की वैल्यूज़ अलग हैं, अदरवाइज़ वो बहुत फ्लैम्बॉयंट है, टकीला शॉट्स मारती है, वो मेरे से नहीं होता है। जैसे कि इस फिल्म में देखा जा रहा है, क्रश के ऊपर ये स्टोरी आसपास घूम रही है। आप लोगों की रियल लाइफ में किसी पे क्रश हुआ है? किस एज में हुआ है पहली बार? क्रश यानी आप पूछ रहे हो पहला क्रश लाइफ का? हाँ, मेरा बचपन में ही हुआ था, लाइक 6-7 स्टैंडर्ड। हाँ, 12-13 साल का था मैं। नहीं, टीचर तो अभी क्या बताऊँ यार, अभी आपको थोड़ा लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी लिस्ट है, बट जो क्लासमेट थी, और उसका भी नाम प्रियंका ही था। हाँ, बताओ यार ये तो कोइंसिडेंस है कि उस लड़की का भी नाम प्रियंका था। वो भी इंडिया में नहीं रहती। हाँ, तो शायद आई डोंट नो, देखो क्या, इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड, यू नो। अगर रियल लाइफ में सिचुएशन आई कि आप हनीमून पे गए और ऐसी आपकी क्रश दिख जाती है? नहीं, मेरे उसका हनीमून हो गया। हनीमून मेरा एक ही बार हुआ है। एक ही बार मीन भाई, एक ही बार हनीमून। शादी भी एक ही बार हुई है। हाँ, तो इतना शादियों में मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए एक ही बार हनीमून हुआ है, तो ये सिचुएशन में मैं ज्यादा फंसा नहीं हूँ। हाँ जी, अगर कहीं साथ में आप घूमने गए बाहर, हाँ, और ऐसे कोई क्रश आपकी साथ में सामने आ गई, तो क्रश अगर सामने आई तो ठीक है, बट अगर आप उस पे जान छिड़कते थे तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्रश तो अभी हर 10 मिनट में क्रश बदलते रहते हैं, ऐसे 10 मिनट में नहीं, बट ऐसे अच्छा लगता है कोई भी यार। किसी के बाल अच्छे हैं, हाँ, तो किसी की आंखें अच्छी है। हाँ, ओके, वाह वाह। सो किसी को अगर हम कॉफी शॉप पे भी मिलते हैं तो किसी से बात करें तो भी अच्छा लगता है ना। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा वो अट्रैक्शन सेक्सुअल या ऐसा ही होना चाहिए, फिजिकल, इट्स नॉट अबाउट दैट। आप किसी लड़की से बात भी करते हो तो भी अच्छा लगता है, यू नो, इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग। हम अगर वो बीवी को अच्छा लगता है कि नहीं, वो प्रॉब्लम है ना। तो हाँ, बीवी के साथ होते हुए अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करोगे, इज द क्वेश्चन। तो अगर क्रश मिल जाए तो ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट अगर आपकी पुराना प्यार मिल जाए, एक्स मिल जाए, या जिससे आप प्यार करते थे जो आपको कभी नहीं मिली, तो फिर थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि अरे बाप रे, अभी क्या करें। तो ठीक है, अभी बीवियां भी समझती है यार, बीवियां ने जेनरिक जनरल प्रॉब्लम, हाँ, समझती है अभी, तो हम लोग भी तो समझते हैं। आप दोनों का किस एज में फर्स्ट क्रश हुआ था? क्लास में, टीचर हुई? आई थिंक मैं स्कूल में थी, 7th 8th में होंगी शायद, और मुझे जुगल हंसराज बहुत ज़्यादा पसंद थे। उनकी फिल्म आई थी और इतना बड़ा क्रश था कि मेरे घर पे ऐसे बिल्कुल भी फिल्मी माहौल नहीं है, तो पढ़ाकू बहुत ही, सब लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो मुझे भी ये सब अलाउड नहीं था। और ऐसे में मैंने अपनी बुक में उनका फ़ोटो रखा हुआ था, और मैं अपने बुक में से उनकी फ़ोटो को एक बार किस कर रही थी, तो और बहुत ही ऐसा क्लोज फोटो था, तो उनके से किस कर रही थी। मुझे दीदी ने मेरे मारा और बोला लिप टू लिप किस कर रही है, और मुझे ऐसा लगा ओके। सो ये, और तब से उसके बाद फिर उनकी फिल्म्स आई, फिर जैसे जैसे बड़े हुए क्रश बदलते गए, अभी भी बदल रहे हैं, शादी हो गई है जस्ट, तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद नहीं बदलेंगे, शादी के बाद भी अलग अलग बदलते रहेंगे। तो ये तो सिलसिला आई थिंक जारी रहेगा, यू नो, क्रश का। मेरा पहला क्रश सो क्लीशेड शाहरुख खान था। मुझे लगता है कि 90s किड्स का बहुत लड़कियों का पहला क्रश शाहरुख खान ही होंगे। तो शाहरुख खान की फिल्में देखकर ही मुझे प्यार क्या होता है, प्यार दोस्ती होता है एंड ऑल दैट, ये सब समझ में आया। तो इतना मुझे शाहरुख खान का क्रेज़ था कि मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स, पोस्टकार्ड, जैसे बहुत कुछ हुआ करते थे। और बिकॉज शाहरुख खान का नाम बहुत सारे फिल्मों में राहुल था, मुझे मेरे स्कूल में एक राहुल नाम का लड़का पसंद आने लगा, लेकिन उसको मैं हर साल राखी बांधती थी, तो कुछ नहीं हुआ आगे। ओके, जैसे कि पूरी शूटिंग लंदन में हुई है, तो जानना चाहूँगी कैसा रहा एक्सपीरियंस लोकेशन वाइज, और क्या कुछ परेशानी आई, फैन मूवमेंट हुआ कहीं वहाँ पे, और साथ साथ पूरी शूटिंग की जर्नी कैसी रही, कितनी मजाक मस्ती आपकी? फैन मूवमेंट तो ऑफ कोर्स हुआ, बिकॉज हमारी जो टूर थी वो उस फिल्म में भी इनफैक्ट थॉमस कुक के साथ थी, वो टूर पे जाते हैं, तो थॉमस कुक में जो आए थे लोग वो बहुत सारे मराठी थे, तो वहाँ पे भी, और लंदन में भी बहुत महाराष्ट्रन रहते हैं, तो उन सब ने देखा इनफैक्ट, तो इसलिए सब लोग ही हमें देखकर पहचानते थे, तो हमारे साथ फोटो तो हमें अच्छा लगता था कि नॉट ओनली महाराष्ट्र, पर महाराष्ट्र के बाहर इंडिया में, और इंडिया के बाहर चलो लंदन में भी लोग पहचानते हैं, और यू नो
तो वो फैन मूवमेंट थी ऑफ कोर्स, और शूट्स हमने बहुत अलग अलग जगह किया। आई थिंक प्रोड्यूसर जो हमारे साथ में बैठे हैं, जो सिर्फ एक्टर नहीं है वो प्रोड्यूसर भी है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि कहाँ पे हमने शूट किया। जी देखिए, यूके जब स्क्रिप्ट में आया तो सब एक्साइटेड थे ही, बिकॉज सबका फेवरेट डेस्टिनेशन है, बट चैलेंजेस भी उतने थे बिकॉज यूके का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वहाँ पे शूट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको प्लान भी हमेशा रेडी रखना पड़ता है, कभी भी बारिश कभी भी धूप आती है, तो यू हैव टू रियली प्लान इट स्मार्ट। काफ़ी लोकेशंस थे जो हमने एक्सप्लोर किए फर्स्ट टाइम इन मराठी, और वो बॉलीवुड में भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। जैसे कि ईस्टबोर्न करके एक जगह है वहाँ पे, जो 3-4 घंटे दूर है लंदन से। ऑफकोर्स सेंट्रल लंदन तो सब लोग शूट करते हैं, बट ईस्टबोर्न एक जगह थी, फिर एक डर्बीशायर में मार्लो करके जगह थी। ये बहुत एक्सक्लूसिव लोकेशंस हैं जो आज तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, तो मज़ा आया बिकॉज टीम में सब मज़ेदार लोग थे, अच्छे लोग थे। हमारे साथ और भी एक एक्टर था सिद्धार्थ चांदेकर, जिसने और भी 4 चांद कर दिए, ऑफ स्क्रीन धमाल किया हमने बहुत। हम बेसिकली हम चारों अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए जितना हम सेट पर मजाक मस्ती किया करते थे, उतने ही सेट के बाद भी हम लोग उतनी ही मजा मस्ती और हंसते रहते थे, और जब भी टाइम मिलता था कॉफी पे मिलते थे, कहीं पे बैठे हुए होते थे। तो ऐसे लंदन में भी हमने एंजॉय किया है फुल लंदन शूट। और वेदर मैम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वेदर पे, इसीलिए हम लोग जब भी वेदर की बारी आती है, whether you like it or not, but बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस मुश्किल रहे शूट करने के लिए मेरे लिए, क्योंकि ये दोनों ने तो बहुत सारे कपड़े पहने थे पूरी फिल्म में। ये बीवी थे, इसलिए ये हमेशा टाइट्स और शूज़ और बूट्स और जैकेट्स में थी, ढके हुए कपड़ों में। ये तो पूरा ही टाइम ब्लेजर और जैकेट्स में और कोट्स में था। मैं बेचारी शॉर्ट्स पहन के घूम रही हूँ ठंड में, काँप रही हूँ सीन्स में। मतलब लिटरली मैं जब एक्शन होता था तब मैं हाँ अनय, और कट होता तब मैं ऐसे हुआ करती थी। तो इतनी ठंड में मैंने शूटिंग की है, बहुत बर्दाश्त की है। बट दैट्स लंदन फॉर यू। जितना सुंदर दिखता है उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, चैलेंजेस होते हैं। स्पेशली हम लोग एक जगह पे शूट कर रहे थे, जैसे पुष्कर ने कहा ईस्टबोर्न में। वहाँ पे एक पियर पे शूट था विच इज़ वेरी क्लोज टू द सी शोर, इसीलिए बहुत विंडी, बहुत ब्रीजी मौसम हो चुका था। और हम लोग जब लंदन से निकले थे तो हमको लगा अरे वाह इट्स नाइस सनी वेदर, अच्छा शूटिंग होगा आज, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे ही हम लोग ईस्टबोर्न पहुँचे 3-4 घंटे में, वहाँ पे धीरे धीरे वेदर बेकार होता गया, बिगड़ता गया। ऑलमोस्ट बारिश भी आई थी इवेंचुअली। तो लिटरली ब्रीज बहुत गंदी है। मैंने जिम वेयर पहना हुआ था सीन में, और ये फुल कोट वोट में था, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और एक पॉइंट पे इतनी ज़ोरों से हवा चल रही थी कि मैं फ्रेम के अंदर से उड़ गई, लिटरली उड़ गई, इतनी जोर से हवा चल रही थी। सो मैंने बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त की है इसमें। जी पुष्कर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बिग बॉस मराठी सीजन 2 स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर आपको एज अ गेस्ट बुलाएंगे हाँ जी, क्या आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा एज अ गेस्ट। रहने नहीं जाऊंगा, गेस्ट करके जाऊंगा। किसको भेजोगे? पनिशमेंट बोल के किसको भेजोगे घर के अंदर? ऐसा कोई दोस्त वो पहचान के इंडस्ट्री वाले? पनिशमेंट नहीं, मेरे दोस्त जो हैं, जो विनर हैं, आपकी फेवरेट है बॉलीवुड स्पाई की मेघा, तो उनको मैं भेजना चाहूँगा वापस, बिकॉज शी इज टेलर मेड फॉर दैट शो। वो हिंदी में उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? अनफॉर्चुनेटली मैंने फॉलो नहीं किया। क्या कर रहा था मैं तब? पोस्ट कर रहे थे इसी को। हाँ, मैं पोस्ट प्रोडक्शन में था, डबिंग और पोस्ट मैंने देखा नहीं, बट मैंने काफ़ी सुना। वो मेघा धाड़े है यार, वो तो शी इज अ डेयर डेविल। बहुत उनके लिए वो फॉर्मेट बना है, उन्होंने क्रिएट किया है वो फॉर्मेट यार, वो तो नेदरलैंड से उन्होंने क्रिएट किया है वो। नहीं मेरी आई एम हैप्पी फॉर मेघा कि हिंदी में भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मराठी का जो बिग बॉस था सीजन, वो हिंदी से भी अच्छा हुआ है मैंने सुना, तो आई वाज हैप्पी विद दैट, बिकॉज आई थिंक वी डिड वेल। और तो मेघा को भेजना चाहूँगा वापस में वहाँ पे। अच्छा, आप दोनों में से कोई अगर ऑफर आए तो जाओ? You should go actually. No way. I can't even think of it. Never. दूसरे से पूछना चाहूंगी कि बिग बॉस मराठी के जो भी कंटेस्टेंट जो भी आने वाले होंगे, वो कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? हाँ, प्रोफेशनली अगर आप देखो ये शो तो बिल्कुल करो, 100%, 100%, बिल्कुल सोचो मत। बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा ब्रांड है बिग बॉस, आपकी लाइफ चेंज कर देता है। अगर आप ऑडियंस को ये बिलीव
करा देते हो कि आप सच्चे हो और आप जेन्युइनली खेल रहे हो वहाँ पे, तो आपको ऑडियंस बहुत प्यार देती है, आपको बहुत वोट्स देती है, और आप जब बाहर आते हो तो आपकी लाइफ बदल जाती है। तो वही है कि सच्चे रहो वहाँ पे अगर आप अंदर गए। और दूसरे कैटेगरी के लोगों को बोलूँगा कि जैसे मेघा से भी कुछ सीखो, कि जैसे सेंसेशन उन्होंने काफ़ी क्रिएट किया शो में, उनके वजह से काफ़ी शो हिट हुआ, कंटेंट बहुत मिला। तो मेघा जैसे भी फाइटर्स हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऑफ कोर्स किसी को बोरिंग होते हुए देखना नहीं है, तो मेघा ने काफ़ी बहुत अच्छा किया, उनकी एंटरटेन्ड अ लॉट। तो कामनेस प्लस एंटरटेनमेंट ये मिक्सचर करो एंड यस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे 100 दिन में रह के आया हूँ, कुछ नहीं होता है वहाँ पे एंटरटेनमेंट, कुछ नहीं होता है, किसी से नहीं मिलना होता है। आप कीड़े मकोड़े से बात करते हो, आप बर्ड से बात करते हो, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो करियर वाइज बिल्कुल जाओ, कितना टिकोगे ये आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा, जब आप घर के अंदर थे तब से ही TNT का जी ये था क्रेज था कि कब ये रिलीज होती, जी जी। और साथ ही साथ क्या कुछ चेंजेस आए जब बिग बॉस खत्म हुआ आपके लाइफ में, प्रोफेशनल वाइज? जी जी, नहीं चेंजेस तो बहुत हुए, बहुत सारा प्यार मिला लोगों का। उसके पहले वो था नहीं कि कुछ लोग जानते नहीं थे, लोग जो जानते थे कि हाँ भाई एक ये पिक्चर किया है, ये शो किया है, बट पहचानते नहीं थे। या सो एंटायर महाराष्ट्र वाजंट लाइक यू नो नोइंग मी। पहले कोई सीरियसली नहीं लेता था। आज मैं देखो बॉलीवुड स्पाई को इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, तो अभी सीरियसली लेने लगे लोग। अच्छा लगता है कि लोग आपको प्यार करते हैं। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं मुंबई जैसे शहर में मुझे लोग मॉब करेंगे, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं पिछले 4 सालों में। काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा हूँ और अपने आप वापस उससे बाहर आया हूँ। तो इतने बाहर आए कि सोचो भी उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस ही कर दी है। अच्छा, आप तीनों से एक क्वेश्चन है कि देखा जाए साउथ की फिल्में, मराठी फिल्में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं कंटेंट वाइज, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बॉलीवुड को टक्कर दे रही है? क्योंकि बॉलीवुड में कुछ फिल्में जो बड़ी बड़ी बजट की फिल्में वो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, तो आपका क्या रिएक्शन है? I feel it's not about Bollywood और Tollywood और मराठी फिल्म्स, it's about content। लोगों को आजकल लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना ग्लोबल हो गई है दुनिया कि आप घर पे बैठ के हॉलीवुड की फिल्में देखते हो, नेटफ्लिक्स पे हो, अमेजन पे हो, वर्ल्ड वाइड फिल्म है, आज मुंबई में भी रिलीज़ होती है, हर शहर में रिलीज़ होती है। सो इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज एनी मोर। आई थिंक पीपल डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेंट। अगर कॉन्टेंट स्ट्रॉन्ग है तो फिर लोग आपकी फिल्म ज़रूर देखने जाते हैं। और टक्कर देने की बात नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन लिमिटेशंस। बॉलीवुड से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बॉलीवुड का जो रीच है इट्स बियॉन्ड महाराष्ट्र, मुंबई, इंडिया, ओवरसीज़। सो ऑब्वियसली जब रीजनल फिल्म होती है उसका रीच बहुत लिमिटेड होता है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट आई विल से इट्स अबाउट द कंटेंट इवेंचुअली। कहीं जो मराठी फिल्म रिलीज है, साउथ फिल्मों की फिल्मों को देख के रीमेक बनता है बॉलीवुड में। जी, अगेन वो इसीलिए बनता है क्योंकि उन्होंने कहा कि कंटेंट स्ट्रांग है। और आजकल वही जैसे कहा कि आज कोई भी सिनेमा हम देख लेते हैं, और सिर्फ नॉट जस्ट बॉलीवुड फिल्म्स, हम इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश ड्रामा में भी कोरियन फिल्म्स कितनी देखी जाती है। ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट के, कितने सारे लैंग्वेजेस की फिल्म्स है जो हम मोबाइल पे आजकल देखते हैं। तो आजकल ऐसा रहा नहीं है कि ये सब्जेक्ट की या ये लैंग्वेज की ही फिल्में देखी। तो इसलिए कंपटीशन ऐसी नहीं है, अच्छा कंटेंट है, बिक रहा है, तो हमारा कंटेंट अच्छा होता है। सो इसीलिए तो आप तीनों मानोगे कि कंटेंट जो होता है रियल किंग होता है, देन स्टार। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जितना हम काम कर रहे हैं, जितना आपने मराठी फिल्म्स देखी होंगी, आपको भी वही लग रहा होगा कि वही स्ट्रॉन्ग है। इट्स जस्ट बजट कंस्ट्रेन कहीं हो जाता है, तो इसलिए मराठी फिल्म उतने रीच तक पहुंच नहीं पाती है जितने रीच तक बॉलीवुड फिल्म्स पहुंच जाती है, हॉलीवुड फिल्म्स पहुंच जाती है। बट इट डजंट मीन दैट फिल्म में उतना दम नहीं है। अगर फिल्म वाइज आप देखने जाओगे तो आपको हमेशा लगेगा कि, और मराठी फिल्म से वो करके दिखाया है। सो यस, कंटेंट स्ट्रॉन्ग है इसीलिए। जाते जाते यूएसपी बताइए फिल्म की क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस जो व्यूअर्स आपको देख। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, अगर इस फिल्म का पूछे तो मैं बताऊंगी, मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ें।
सबसे पहले तो TNT सोनाली और प्रार्थना, मितवा के बाद, मितवा एक बहुत ब्लॉकबस्टर हिट थी मराठी की, उसके बाद वापस हम दोनों एक दूसरे तो के साथ आ रहे हैं। मृणाल कुलकर्णी जिन्होंने अभी तक 2 अलग अलग तरीके की फिल्म की हुई है, इसके बाद उनका ये तीसरा अटेम्प्ट जो है वो अलग जॉनर का है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। पुष्कर जिसने अभी तक जो भी फिल्म की है उसने कहा, उसके कंपैरिजन में अगर इस बार आप उसने ये प्रोड्यूस की है फिल्म, उसने डायरेक्ट की है, उसके बिग बॉस के बाद की ये फिल्म है, उसने एक्ट किया है इस फिल्म में, तो मैं कहूँगी कि हम सब ने जो मेहनत की, हम सब के एक वजह है जाके फिल्म देखो। हमारे जो ऑडियंस है उनको भी पसंद है, उनको भी पता है कि वो हमारे फिल्म्स को लाइक करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी फिल्म को अलग बनाती है। सो दिस इज़ द USP आई बिलीव। हाँ जी, यही है USP। सोनाली प्रार्थना बैक अगेन। बिग बॉस के बाद आप मुझे पुष्की को देखेंगे वापस ऑन स्क्रीन, रोमांसिंग विद 2 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ मराठी। और ऐसे फिल्में बनते नहीं हैं, प्लीज़ महाराष्ट्रियन यूथ के लिए हमने बनाई है। प्लीज़ ऐसे फिल्म्स को आप थिएटर में जाके देखिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं और आपके एप्रिसिएशन के लिए रुके हैं, आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हम लोग रुकते हैं। तो प्लीज़ 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है, प्लीज़ फिल्म जाके थिएटर में देखिए। आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।